हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था मौर्योत्तर काल। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था शुंग वंश के बारे में, कर्ण वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। तो सातवाहन वंश के बाद चेदी वंश आता है, जिसको महामेघवाहन वंश कहते हैं। ये कलिंग का वंश था। कलिंग मतलब उड़ीसा। उड़ीसा में एक प्रांत था पहले, कलिंग। वहीं पे ये वंश स्थापित हुआ था और इससे संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। खारवेल जो था, ये खारवेल ये चेदी वंश का एक महान शासक था और इसी ने ये अभिलेख लिखवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो वहीं से इसकी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। महामेघवाहन नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने की थी, इसलिए इसको महामेघवाहन वंश कहते हैं। खारवेल इस वंश का महानतम शासक था। खारवेल कौन था? इस वंश का महानतम शासक। वह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ था, जिसको तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का शासक महापद्मनंद कलिंग से ले गया था। ये ऋषभदेव हैं 24 तीर्थंकरों में से एक। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन्हीं में से एक थे ऋषभदेव। इनकी मूर्ति महापद्मनंद कलिंग से उठा ले गया था। ये नंद वंश का शासक है। मौर्यों से पहले नंद वंश का शासन था, तो उसका एक शासक था महापद्मनंद। वो जो है कलिंग से मूर्ति उठा ले गया था मगध। तो खारवेल ने क्या किया, मगध से फिर से उस मूर्ति को कलिंग में स्थापित किया। हाथी गुम्फा अभिलेख से जैन लोगों को ग्राम देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्यों चोर, चेल और पांड्यों को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। यानी ये उल्लेख मिलता है कि जो खारवेल था उसने चेर, चोल और पांड्य को पराजित किया था। ये दक्षिण भारत के राजवंश थे। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनवाए हैं। विहार का मतलब होता है रहने का स्थान। जैसे बौद्ध भिक्षु या जैन भिक्षु हैं, उनके रहने के लिए जो स्थान बनाया जाता है, निवास बनाया जाता है, उसी को विहार कहते हैं। और गुहा का मतलब गुफा, यानी गुफाओं वाला विहार। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण हुआ था। महाविजय प्रासाद किसी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, जो एक भव्य भवन था। तो ये इतना ही आपको जो है चेदी वंश के बारे में पढ़ना है, महामेघवाहन वंश। तो मैंने बताया था शुरुआत में कि मौर्योत्तर काल में 2 प्रकार के वंश आते हैं, एक देसी वंश, एक विदेशी वंश। तो देसी वंश में हम लोगों ने पढ़ लिया शक वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और महामेघवाहन वंश। इतने देसी राजवंश। अब हम लोग विदेशी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हिंद, यवन, शक, कुषाण, पहलो, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी उसी समय अलग अलग क्षेत्रों में भारत के स्थापित थे। सबसे पहले विदेशी शासकों में आएगा इंडो ग्रीक, जिनको हिंद यवन कहते हैं। हिंद यवन या इंडो ग्रीक, ये यूनानी थे बेसिकली। मौर्योत्तर काल में भारत की उस उत्तरी पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए और पहला आक्रमण हिंद यूनानी यानी बैक्ट्रियाई यूनानी या इंडो ग्रीक कहते हैं। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए, ये जो यूनानी थे इंडो ग्रीक, ये पहले ही आकर के भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बस गए थे और वहाँ से बार बार हमले कर रहे थे। तो ये यूनानी ही थे, इतना याद रखना। अब चूँकि यहाँ पर आकर के भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में आकर के ये हिंदू धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज परंपराओं को अपना लेते हैं, इसलिए इनको हिंद यवन कहा गया। मतलब हिंदू भी थे एक प्रकार से और यूनानी यानी यवन भी थे। तो हिंद यवन, इंडो ग्रीक का मतलब इन्होंने कल्चर, भारतीय को जो भी भारतीय कल्चर था, संस्कृति थी, रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, उनको अपना लिया था, इसलिए इनको हिंद यवन कहा जाता है, जबकि ये थे यूनानी ही। सबसे पहला शासक है डेमेट्रियस प्रथम। ये देखिए, प्रमुख शासकों में सबसे पहला है डेमेट्रियस प्रथम। अब ये भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम शासक था। प्रथम हिंद यवन था, जिसने मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण किया था। डेमेट्रियस प्रथम। अब इसके बारे में देखते हैं।
उसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट, ये पाकिस्तान में है सियालकोट, इसको पहले साकल बोलते थे। तो इसको जो है डेमेट्रियस प्रथम ने जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी नाम रखिए, यूक्रेटाइडस, इसने भारत के कुछ हिस्सों को जीता था। ये डेमेट्रियस के बाद बना था शासक। फिर इसके बाद बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्लीज था। 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हो गया और वहाँ शकों का राज स्थापित हो गया। बैक्ट्रिया यानी कि जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत है उधर ही था, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान साइड में ये एक प्रांत था उस समय। तो वहाँ का अगर देखें तो यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्लीज था। यवनों की भी कई शाखाएँ आई। तो अगर बैक्ट्रिया में जो यवन थे उनके अंतिम शासक की बात करें तो हेलियोक्लीज था। और 185 ईसा पूर्व के लगभग बैक्टीरिया से यवन शासन समाप्त हो गया और वहाँ किसका राज स्थापित हो गया? शकों का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगले शासक की बात करते हैं तो मिनांडर, ये भी एक हिंद यूनानी शासक था। 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा था। सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ, डेमेट्रियस कुल का था। डेमेट्रियस कुल का था और इसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? मिलिंद। बौद्ध अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हों में, उसमें जो है मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के बीच वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। तो एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हों, इसमें जो है एक बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर, मिनांडर का मतलब ये जो शासक है, इसके बीच वाद विवाद हुआ है, उसका उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी साकल यानी सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो हिंद यूनानियों ने चलाए। और पहला शासक कौन था? तो मिनांडर। चांदी के सिक्कों के लिए द्रम शब्द यूनानी भाषा से ही लिया गया है, द्रम। अब ये देखिए, यूक्रेटाइड्स वंश के सबसे प्रतापी शासक एंटियालकीड्स ने हेलियोडोरस को शुंग वंश शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। तो ये तक्षशिला का एक शासक था एंटियालकीड्स, ये भी यूनानी ही था। देखिए मैंने बताया अलग अलग शाखाएं आई थीं हिंद यूनानियों की। जैसे किसी ने पंजाब पर अधिकार किया तो कोई तक्षशिला में, तो ऐसे ही तक्षशिला में जो हिंद यूनानी शासक शासन कर रहे थे उस वंश का नाम था यूक्रेटाइड्स वंश। और उसका शासक कौन था? एंटियालकीड्स। इसका एक राजदूत था हेलियोडोरस। एंटियालकीड्स का एक दूत था हेलियोडोरस। वो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। शुंग वंश हमने पढ़ा दिया, उसमें एक शासक के बारे में हमने बताया था भागभद्र, उसके दरबार में आया था और भागभद्र ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। हर्मियस यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था। यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्मियस। उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिम उत्तर भारत से यवनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। यानी जब हर्मियस की मृत्यु हुई तो पश्चिम उत्तर भारत यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ से यवनों का सुपड़ा साफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनकी देन क्या थी भारत को, यूनानियों की या हिंद यवन की देन क्या थी। तो सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत इन्हीं से लिया गया। राजत्व का सिद्धांत मतलब जो राजा है वो भगवान का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी दैवीय है। राजा जो है वो दैवीय है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये कॉन्सेप्ट यूनानियों से ही लिया गया था भारतीय संस्कृति में। सांचों से सिक्कों का निर्माण जो किया जाता है उसकी विधि भी यूनानियों ने ही भारतीयों को बताई थी। मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन भी यूनानियों ने किया था।
तो ये देन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मुद्राओं पर राजा का नाम होना चाहिए या कोई चित्र बना हो या तिथि अंकित की जाती है। आज भी देखते हैं सिक्के होते हैं उन पे तिथि, चित्र और भारत सरकार या कुछ ऐसा लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें किसने शुरू की थी? यूनानियों ने। काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशि या कैलेंडर वर्ष, ये सब इन्होंने ही बताया था। ज्योतिषी कला का विकास भी यूनानियों की ही देन है। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास भी किया था और भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ भी इन्होंने ही किया था। रंगमंच मतलब जैसे नाटक वगैरह होता तो उसमें यवनिका यानी पर्दे द्वारा उसका शुभारंभ किया जाता है। तो इसका शुभारंभ भी इसकी ये भी जो देन थी वो यूनानियों की थी। तो ये यूनानी यानी कि हिंद यवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को अगले शासक शक वंश के बारे में पढ़ना है। तो जैसे हिंद यवन की भी कई शाखाएं आई थी अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसे शकों की भी कई शाखाएं आती हैं। तो शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। सीरिया, आज जो सीरिया देश है उसी के उत्तर में ये निवास करते थे शक। बोलन दर्रे से भारत आए थे। शक किस दर्रे से भारत आए थे? बोलन। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। तो इनको सीथियन कहा गया है, ये भी याद रखिए। जब हम लोग राजपूत पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में, तो वहाँ एक टॉपिक आता है राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो वहाँ पर कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति सीथियन जाति से हुई है। सीथियन, तो सीथियन मतलब शक। अब 5 शाखाओं में ये भारत में आए थे, यानी 5 शाखाओं में विभक्त थे। एक शाखा इनकी अफ़गानिस्तान में थी, एक मथुरा में, एक ऊपरी दक्कन यानी दक्षिण भारत में, एक पश्चिमी भारत में और एक पंजाब यानी तक्षशिला में। पंजाब जो कि पाकिस्तान वाला इलाका है, तक्षशिला, वहाँ पे इनकी एक शाखा गई थी। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मथुरा, पश्चिमी भारत यानी गुजरात वगैरह में और ऊपरी दक्कन में, यहाँ शकों की शाखाएं गई थी और यहाँ पर इन्होंने शासन किया। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पश्चिमी क्षत्रपों में छहरात वंश, ये जो नासिक में था, जैसे जो पश्चिमी शाखा है वो कहाँ पर से? महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास। तो वहाँ के जो शक थे उन्होंने छहरात वंश की स्थापना की नासिक में, और उसका महत्वपूर्ण शासक था नहपान तथा कादर्मक। ये देखिए, पश्चिमी क्षेत्रों में छहरात वंश नासिक का तथा नहपान तथा कार्दमक वंश उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखिए 2 वंशों की बात की गई है। मैंने कहा 5 शाखाओं में आए थे, तो उन्होंने अलग अलग वंश स्थापित किए होंगे अपने अपने नाम से। तो यहाँ 2 वंशों की बात की गई है जो शक वंश थे। एक कार्दमक वंश जिसका शासक रुद्रदामन होता है, ये उज्जैन में स्थापित हुआ था, मध्य भारत में उज्जैन में कार्दमक वंश। और एक शक वंश था छहरात वंश, ये नासिक में स्थापित हुआ था और इसका महत्वपूर्ण शासक नहपान। तो नहपान छहरात वंश का शासक था और रुद्रदामन कार्दमक वंश का शासन था, और दोनों ही शक वंशी थे। अब यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ तक्षशिला के शासकों के बारे में बात किया गया कि तक्षशिला में जो स्थापित हुआ शक वंश, उन शासकों में एक मोगा या माउस का नाम आता है। जो शासक था वहाँ उसका नाम मोगा या कहीं कहीं माउस आता है। उसे प्रथम शासक माना जाता है। अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं उसके। बस इतना ही आपको तक्षशिला के शासकों के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग महाराष्ट्र में जो छहरात वंश था उसके शासक नहपान के बारे में बात करते हैं। ये देखिए नहपान, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शासकों में छहरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। यह सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। सातवाहन शासक मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, तो उसमें सातकर्णी जो है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वो नहपान से जीत लेता है, यानी कि नहपान को पराजित कर देता है। तो नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ है और उसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिले हैं। यानी अजमेर कहाँ है? राजस्थान। तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों पर नहपान का शासन था। और ये शकों की किस वंश का शासक था? छहरात वंश।
अब दूसरे वंश की बात करते हैं। कार्दमक वंश का था रुद्रदामन प्रथम। शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम हुआ, और इसका यहाँ डेट देख लीजिए, 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया इसने। उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात का एक बड़ा भाग शामिल था। तो ये सारे हिस्से इसके क्षेत्र में शामिल थे। सिंध था, कोंकण यानी कि जो महाराष्ट्र का थोड़ा तटीय इलाका है, नर्मदा घाटी, मालवा यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, काठियावाड़ थोड़ा गुजरात, तो ये सारे क्षेत्र शामिल थे। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मतलब उसकी मरम्मत करवाई। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, और उस समय सौराष्ट्र का प्रांत सुविशाख था। रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र का प्रांत कौन था? सुविशाख था। ऐसे ही अगर मौर्य काल में बात करें तो जब इसका निर्माण हुआ था तो उसमें शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके समय में सौराष्ट्र प्रांत का जो शासक था वो था पुष्यगुप्त, उसी ने निर्माण करवाया था। और अब यहाँ पे शासन किसका है? रुद्रदामन का। और रुद्रदामन ने सौराष्ट्र प्रांत में एक अधिकारी नियुक्त कर रखा है सुविशाख। इसने जो है इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, संस्कृत को बहुत पसंद करता था, और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये विशुद्ध संस्कृत में था, यानी कि एकदम से संस्कृत में था। और इसको किसने जारी किया था? रुद्रदामन ने। इस वंश का अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आगे हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश का एक शासक होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वो जो है अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीया को हरा देता है। अब हम लोग पहलो वंश या पार्थियन वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने हिंद यवन के बारे में पढ़ा, शकों के बारे में पढ़ लिया। अब पार्थियन यानी पहलो वंश, ये लोग ईरान से आए थे। इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? ईरान। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। यानी जब शकों का दमन हो गया तो वहाँ पे कौन आ गए? उनकी जगह पार्थियन आ गए। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम को माना जाता है। मिथ्रेडेट्स प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गोंडो फर्नीज। इसका नाम याद रखना। पहलो वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नीज था। ये 20 से 41 ईस्वी तक शासन करता है। खरोष्टी लिपि में इसने तख्ते बही अभिलेख में इसको गुदुव्वर कहा गया है। फारसी में इसका नाम बिंदफड़ मिलता है, जिसका अर्थ होता है यश विजयी। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। तो जब शकों का शासन समाप्त हुआ, उनकी जगह पहलो आए, और पहलो का अंत किसने किया? कुषाणों ने किया। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो आपका है मौर्योत्तर काल, ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग गुप्त वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।